सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना सैलरी वाला चैप्टर चल रहा था अंतिम चरण में। अपन ने अनुलाभ चालू किए थे और अनुलाभों के अंदर सबसे पहले अपन ने चालू किए थे सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। इनकी अपन चर्चा कर रहे थे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो किराया मुक्त मकान की सुविधा थी, जिसका अपन ने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ मैं। उसके पश्चात मैंने आपको बताया था ये किराया मुक्त मकान की सुविधा पूरे मैंने चार्ट बनाकर आपको समझाई थी कि किस इस सुविधा का मूल्यांकन कैसे करेंगे। बाकी के जो अनुलाभ हैं, इसमें 11 अनुलाभ हो रहे हैं इस मकान की सुविधा के अलावा। वो बहुत आसान से हैं, जिस पे कल भी एक वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था। और कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान, कर्मचारी के जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए भुगतान की गई राशि, ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज कंसेशनल रेट के ऊपर ऋण दे दिया हो, चल संपत्तियों का उपयोग, चल संपत्तियों का हस्तांतरण, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या स्वेट इक्विटी अंश निर्गमित कर दिए गए हों तो, और अवकाश के दौरान यात्रा, पर्यटन, आवास व अन्य व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान। यहाँ तक के अनुलाभों की अपन लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा 4 इसके अंदर अनुलाभ और हैं, बहुत आसान से हैं। एक बार समझते ही आपके तुरंत समझ में आएंगे। एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए 4 अनुलाभ अब कौन से बचे हैं इसमें। निःशुल्क भोजन, नाश्ते एवं शीतल पेय की सुविधा। देखिए, यदि कार्यालय समय में प्रदान की गई चाय, नाश्ते व शीतल पेय की सुविधा करमुक्त होती है। ये हमेशा करमुक्त होती है। यदि ऑफिस टाइम के अंदर नियोक्ता अपने कर्मचारी को चाय, ब्रेकफास्ट या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह शीतल पेय की व्यवस्था करता है तो वो करमुक्त मानी जाती है, करमुक्त अनुलाभ माना जाता है। कार्यालय समय में यदि भोजन की सुविधा भी दी गई है तो 50 रुपये प्रति भोजन तक तो करमुक्त होता है, और 50 रुपये से अधिक का यदि भोजन है तो वो अधिक राशि अनुलाभ मान के कर्मचारी के वेतन में जोड़ दी जाती है। और यदि कर्मचारी द्वारा कोई राशि वसूल कर ली गई है तो वो सदैव ही घटा दी जाती है। अब यहाँ पर एक नोट लगा के आपको विशेष बात ध्यान जो रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, यदि कर्मचारी दूरवर्ती या अपतटीय क्षेत्र में नियुक्त है तो भोजन की सुविधा करमुक्त होगी। ये इसलिए करमुक्त है क्योंकि कर्मचारी दूरवर्ती क्षेत्र में उसकी नियुक्ति की गई है या अपतटीय क्षेत्र में उसकी नियुक्ति की गई है, तो ये मान लिया जाता है कि वहाँ भोजन की सुविधा उसको नहीं प्राप्त होगी। अतः भोजन की सुविधा यदि नियोक्ता द्वारा कर दी गई है तो वो करमुक्त मान ली जाती है। लेकिन यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट में नोट में ये लिखा हुआ है, उक्त सुविधा यदि कार्यालय समय के पश्चात प्रदान की गई है तो कर योग्य होगी। यानी कि भोजन की सुविधा कार्यालय समय के समय दी गई है तब तो 50 रुपये प्रति तक करमुक्त होगी, लेकिन कार्यालय समय के पश्चात, ये बात ध्यान रखनी है, ऑफिस टाइम के पश्चात यदि ये सेवाएं प्रदान की गई हैं तो वो हमेशा कर योग्य होंगी। इसके अलावा एक पॉइंट है उपहार, वाउचर या टोकन का मूल्य। कई बार नियोक्ता क्या करता है, अपने कर्मचारी को या उसके पारिवारिक सदस्यों को कोई उपहार दे देता है, गिफ्ट दे देता है, वाउचर दे देता है परचेज करने के लिए, या कोई टोकन दे देता है, तो उसकी वास्तविक राशि कर योग्य मान ली जाती है। अब नोट में आपको विशेष बात जो ध्यान रखनी है वो समझ लीजिए कि 5,000 रुपये तक के उपहार, वाउचर या टोकन करमुक्त होते हैं। यानी 5,000 रुपये तक का यदि कोई गिफ्ट नियोक्ता प्रदान करता है तो वो करमुक्त माना जाएगा, या वाउचर देता है या टोकन देता है तो वो करमुक्त मान लिया जाएगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यदि नगद कोई दे दिया गया है गिफ्ट तो वो तो सदैव ही कर योग्य होगा, चाहे वो 5,000 रुपये से कम का ही हो।
तो ये विशेष पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि नगद कोई भी गिफ्ट दे दिया जाए तो चाहे वो 5,000 रुपये से कम का ही हो, वो सदैव कर योग्य होगा। और वैसे 5,000 रुपये तक के गिफ्ट वाउचर या टोकन जो हैं वो करमुक्त होते हैं। 5,000 रुपये से जो अधिक के हैं वो कर योग्य होते हैं। तो कैश में यदि दे दिया गिफ्ट तो वो सदैव कर योग्य होगा। क्रेडिट कार्ड की सुविधा का मूल्यांकन। तो कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा क्रेडिट कार्डों के माध्यम से किए गए समस्त भुगतान जिनका भुगतान नियोक्ता ने किया गया हो, यानी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किसने करा है, नियोक्ता ने, तो वो कर योग्य होगा। कर्मचारी द्वारा कार्यालय हेतु यदि क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए वह करमुक्त होते हैं। ऑफिस के काम से यदि कर्मचारी ने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कराया और पेमेंट नियोक्ता ने कराया तो चूंकि ऑफिस कार्य के लिए वो यूज़ किया है तो करमुक्त होगा और कर्मचारी द्वारा चुकाई गई राशि घटा दी जाती है। ये तो हमेशा के लिए एक नियम है। तो ये आसान से पॉइंट है, इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है। क्लब की सदस्यता एवं क्लब व्ययों का भुगतान। यदि कर्मचारी के क्लब के बिलों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो वह कर योग्य होगा। लेकिन अब इसमें वही नोट में वही ध्यान रखना है, यदि ऑफिस के काम से क्लब का प्रयोग किया है तो करमुक्त होगा। नियोक्ता ने यदि सभी कर्मचारियों को क्लब की सुविधा प्रदान की है तो उसके बिलों का भुगतान करमुक्त होगा। ये बात ध्यान रखनी है। यदि नियोक्ता ने सभी कर्मचारियों को क्लब की सुविधा दे रखी है तो वो करमुक्त होगी और कर्मचारी द्वारा चुकाई गई राशि घटा दी जाती है। तो ये 12 पॉइंट तो थे स्टूडेंट्स जो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य थे। तो मैंने आपको बताया था अनुलाभों को अपन ने 3 कैटेगरी में बांटा था। सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ और सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ। तो एक कैटेगरी में अपन ने 12 प्रकार के अनुलाभ देखे जो कर योग्य होंगे। अब अपन बी पॉइंट पे चर्चा करेंगे केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये विशिष्ट कर्मचारी होते कौन से हैं, किन कर्मचारियों को अपन विशिष्ट कर्मचारी मानते हैं और ऐसे कौन से अनुलाभ हैं जो उनके लिए कर योग्य होंगे। तो अब इसकी अपन चर्चा करते हैं। अब तो देखिए केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि विशिष्ट कर्मचारी उसे कहेंगे जो निम्न 3 शर्तों में से कोई एक भी शर्त पूरी करता है तो उसको विशिष्ट कर्मचारी मान लिया जाएगा। अब 3 शर्तें कौन कौन सी हैं वो समझिए। या तो वो कंपनी का संचालक हो, या उसके पास कंपनी के कम से कम 20% अंश हो, या उसके कर योग्य वेतन की आय 50,000 रुपये से अधिक हो। तो यहाँ वेतन शब्द आ गया। मैंने कहा था जब भी वेतन शब्द आए तो वेतन का अर्थ जरूर समझना, क्लियर करना जरूरी होता है कि यहाँ पर वेतन का मतलब क्या है। कहीं वेतन में वेतन सैलरी प्लस डीए जोड़ा जाता है, कहीं वेतन में सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन जोड़ा जाता है। तो यहाँ वेतन का मतलब क्या है। इन तीनों में से यदि कोई सी एक शर्त भी पूरी होती है तो उसको अपन विशिष्ट कर्मचारी मान लेते हैं। या तो संचालक हो, या कंपनी के 20% से कम 20% शेयर हो, या उसकी कर योग्य वेतन की आय 50,000 रुपये से अधिक हो। तो वेतन की आय ज्ञात करते समय उसका मूल वेतन प्लस सभी कर योग्य भत्ते प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ग्रेच्युटी प्लस पेंशन प्लस क्षतिपूर्ति प्लस अर्जित अवकाश वेतन प्लस यात्रा सहायता का कर योग्य भाग प्लस कर योग्य अनुलाभ माइनस वेतन शीर्षक की कटौतियाँ, यानी कि वेतन में लगभग सारी की सारी चीज़ें आ चुकी हैं। वो सारी चीज़ें जोड़कर यदि उसकी आय 50,000 रुपये से अधिक है तो उसको विशिष्ट कर्मचारी मान लिया जाएगा। तो इन तीनों में से कोई सी भी एक शर्त पूरी होगी तो भी उसको विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में रखा जाएगा। अब विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कौन से कर योग्य अनुलाभ हैं वो समझने हैं आपको। विशिष्ट कर्मचारियों के लिए 4 अनुलाभ है मुख्य रूप से, वो समझिए। पहला, कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा। तो ये आसान सा पॉइंट है, इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कुछ नियम। नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं, कि कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा तो प्रदान करी है। किसने प्रदान करी है? नियोक्ता ने करी है। तो नियोक्ता ने क्या अपने स्वयं के स्कूल या कॉलेज के अंदर ये सुविधा दी है या किसी अन्य स्कूल या कॉलेज के अंदर उसको पढ़ने की सुविधा दी है? तो इसको अपन ने 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी नियोक्ता द्वारा संचालित
शिक्षण संस्थाएं, यानी नियोक्ता की स्वयं की शिक्षण संस्थाएं चलती हैं। उन शिक्षण संस्थाओं में नियोक्ता ने अपने कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान करी। तो इसके लिए अनुलाभ का मूल्य क्या माना जाएगा? ऐसे ही क्षेत्र में, ऐसी ही शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने पर जो लागत आती, उसके बराबर राशि कर योग्य मान ली जाएगी। और यदि नियोक्ता का व्यय 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे तक है तो उसको करमुक्त मान लिया जाएगा। यानी 1,000 रुपये तक का अगर शैक्षणिक खर्चा हो रहा है प्रति माह प्रति बच्चे, तो उसको करमुक्त मान लिया जाएगा। 1,000 रुपये से अधिक है तो अपन ये देखेंगे कि नियोक्ता जैसा स्कूल जो आसपास उसी एरिया के अंदर चलता है, उसमें जो शिक्षण शुल्क है वो शिक्षण शुल्क के बराबर राशि कर योग्य मान ली जाएगी। और यदि किसी अन्य शिक्षण संस्था के अंतर्गत नियोक्ता ने कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करी है, तो उसके लिए फिर जितनी राशि उसने पेमेंट करी है, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में चुकाई गई राशि ही कर योग्य होगी एवं सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। अब यहाँ पर एक नोट के अंदर विशेष बात ध्यान रखनी है आपको। यदि नियोक्ता द्वारा कोई छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, तो वह पूर्णतया करमुक्त होगी। छात्रवृत्ति यदि दी जाती है तो वो छात्रवृत्ति पूर्णतया करमुक्त होगी। तो शिक्षा की सुविधा का शुल्क अलग बात है, छात्रवृत्ति अलग बात है। छात्रवृत्ति यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के बच्चों को दी जाती है तो वो तो होगी करमुक्त। और यदि शिक्षा की सुविधा दी जाती है कर्मचारी के बच्चों को, तो सबसे पहले देखेंगे नियोक्ता के स्वयं के शिक्षण संस्थाओं में है या अन्य किसी शिक्षण संस्था में है। नियोक्ता के स्वयं की शिक्षण संस्था है तो उसी एरिया में जो अन्य शिक्षण संस्थाएं चलती है उनमें जो राशि दी जाती है उसके बराबर राशि कर योग्य मान लेंगे। 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे तक की राशि को करमुक्त माना गया है। और अन्य किसी शिक्षण संस्था में यदि शिक्षा की सुविधा दी गई है तो जितनी राशि नियोक्ता ने चुकाई है वह समस्त राशि कर योग्य मान ली जाएगी अनुलाभ के रूप में। दूसरा पॉइंट है बिजली, पानी और गैस की सुविधा। यदि नियोक्ता ने यह सुविधा अपने साधनों से प्रदान की है तो उन साधनों की लागत कर योग्य मानी जाएगी। और यदि नियोक्ता ने बाह्य संस्थाओं से यह सुविधा उपलब्ध करवाई है तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई राशि ही कर योग्य होगी। तो बहुत आसान सा पॉइंट है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। कर्मचारी के द्वारा चुकाई गई राशि सदैव ही घटा दी जाती है। यदि बिल कर्मचारी के नाम से आए हैं और भुगतान नियोक्ता ने किया है तो चुकाई गई राशि सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी, चाहे वो विशिष्ट कर्मचारी हो चाहे विशिष्ट कर्मचारी नहीं हो। यानी बिल किसके नाम से आया है? कर्मचारी के नाम से। उस बिल का पेमेंट किसने कर दिया? नियोक्ता ने। तो वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा, चाहे वो विशिष्ट कर्मचारी हो चाहे ना हो। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट इसके अंदर है घरेलू नौकर, माली, चौकीदार या फर्राश की सुविधा। यदि इन व्यक्तियों की नियुक्ति नियोक्ता के द्वारा की गई है और भुगतान भी नियोक्ता द्वारा किया गया है तो चुकाई गई राशि कर योग्य होगी विशिष्ट कर्मचारियों के लिए। अब इसमें नोट के अंदर जो विशिष्ट पॉइंट है वो समझने हैं। यदि इन व्यक्तियों की नियुक्ति कर्मचारी के द्वारा की गई है और भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया है तो वह सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। ये पॉइंट तो हमेशा ध्यान रखना है आपको। यानी कोई खर्चा ऐसा था जो कर्मचारी को पेमेंट करना था लेकिन कर दिया किसने? नियोक्ता ने, तो वो सदैव ही सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ माना जाएगा और कर्मचारी के द्वारा चुकाई गई राशि घटा दी जाएगी। ये पॉइंट भी हमेशा सब में ही आएगा। और नियोक्ता के स्वामित्व वाले मकान में यदि माली की सुविधा प्रदान की गई है, गार्डनर की सुविधा दी गई है, तो नियोक्ता द्वारा माली को चुकाई गई राशि को अनुलाभ नहीं माना जाएगा, यह करमुक्त होगी। यानी कि इसका मतलब समझ लीजिए, यदि नियोक्ता उस मकान का मालिक है और वह मकान नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को रहने के लिए दिया है और मकान के साथ में माली की सुविधा भी दी है, तो माली के द्वारा माली को चुकाई गई राशि को अनुलाभ नहीं माना जाएगा, ये करमुक्त होगी। अब देखिए, ये चौथा पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये प्राय करके कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहली बात तो ये मोटर कार की सुविधा है और किसके लिए है? विशिष्ट कर्मचारियों के लिए है। विशिष्ट कर्मचारी कौन से होते हैं? जो या तो संचालक हों या कम से कम 20% शेयर हों या उनका कर योग्य वेतन 50,000 रुपये से प्रति माह से अधिक हो, तो उसको अपन विशिष्ट कर्मचारी मान लेते हैं। ये सुविधा बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है।
तो इसको मैंने एक पूरे चार्ट से समझाया है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो इसको यूँ समझिए, ए पॉइंट में कार नियोक्ता की हो अथवा नियोक्ता ने इसे किराए पे लिया हो, ये वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि कार का मालिक तो है कर्मचारी, यहाँ तो कार किसकी है, नियोक्ता की, या नियोक्ता ने वो किराए पे ले ली और कर्मचारी को दे दी। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट ए। बी पॉइंट में आएगा कि कार किसकी है, कर्मचारी की, और उसके जो खर्चे हैं, पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, वो कौन पेमेंट कर रहा है, वो पेमेंट कर रहा है नियोक्ता। तो वो दूसरा पॉइंट आएगा। तो अपन इस कार की, मोटर कार की सुविधा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छी तरीके से समझना है आपको। 2 पॉइंट हैं इसके अंदर। जैसे ही मोटर कार का पॉइंट आएगा, सबसे पहला पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे, सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखोगे कि कार का मालिक कौन है। यदि कार नियोक्ता की है या नियोक्ता ने उस कार को किराए पे ले रखा है, तब तो ये ए पॉइंट लागू होगा। और बी पॉइंट लागू होगा यदि कार का मालिक कर्मचारी है लेकिन खर्चे कौन पेमेंट कर रहा है, नियोक्ता। तो बी पॉइंट में आएगा कार कर्मचारी की है लेकिन उसके खर्चे नियोक्ता भुगतान कर रहा है। तो ये 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से समझने हैं आपको। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा इसकी डिटेल के अंदर अपन मोटर कार की बात करेंगे। और उसके पश्चात एक अंतिम पॉइंट बचेगा, सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ, और उसके पश्चात वेतन में से डिडक्शंस कौन कौन सी की जाती है, ये एक पॉइंट और बचेगा। तो मुश्किल से 2 या 3 वीडियो इस सैलरी वाले चैप्टर में अभी और बनेंगे, और इन वीडियोस को आप अच्छी तरीके से समझते जाइए, और असाइनमेंट इसके साथ साथ जो मैं दे रहा हूँ वो आप पूरे करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।